हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई टेंडर कंट्रोवर्सी के बारे में। तो सोचिए, आप एक ट्वेल्थ के छात्र हैं, आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं और फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं और फिर आगे की पढ़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन एक छात्र ने कुछ अलग किया। उसने अलग ये किया कि उसने कुछ दस्तावेज पढ़ने शुरू किए जिनके ज़रिए उसकी आंसर शीट की जांच होती है, और फिर उसने ऐसे सवाल उठाए कि उस पे पूरे देश में चर्चा होने लग रहा है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन राइज होते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या सीबीएसई ने अपने नियम बदले? क्या एक कंपनी को बेनिफिट फ़ायदा पहुँचाने के लिए टेंडर में बदलाव किए गए, या फिर ये गलत फहमी है? तो आज हम इस सीबीएसई टेंडर कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी पे बात करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि जिसने भी ये ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग डाला है जिस पे हम चर्चा हो रही है, वो लड़के का नाम क्या है? वो लड़का है सार्थक। और इस कहानी का मुख्य किरदार है ये, जिसका नाम है सार्थक सिद्धांत। सार्थक एक 2025-26 बैच का ट्वेल्थ का छात्र है, स्टूडेंट है, और उसका दावा है कि उसने सीबीएसई के कम से कम 500 से भी अधिक डॉक्यूमेंट्स, टेंडर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा और उनकी तुलना की, जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तुलना की, और इसके बाद उसने एक ब्लॉग में इसे प्रकाशित कर दिया। और उसमें दावा किया है कि सीबीएसई के जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है, यानी ओएसएम के टेंडर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। और उसकी यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, और कई पत्रकार और मीडिया चैनल ने भी इसे कवर किया है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ओएसएम क्या है। ओएसएम होता है ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग सिस्टम, ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग सिस्टम। और ये क्या है? पहले क्या होता था ओएसएम से पहले, कि इससे पहले जो फिजिकल कॉपी होती थी आंसर शीट की, वो अलग अलग केंद्रों पे भेजा जाता था चेकिंग के लिए। लेकिन अब ओएसएम से क्या होता है कि ओएसएम का मीनिंग ही है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। इसका मतलब है कि जो आंसर शीट है उसको स्कैन किया जाता है, और शिक्षक मतलब टीचर कंप्यूटर स्क्रीन पे उसकी जांच करते हैं। और सीबीएसई का कहना है कि ओएसएम से ये जो भी चेकिंग की प्रक्रिया है और जो रिज़ल्ट में डिले होता था उसकी प्रक्रिया है, वो तेज़ हो गई और सुरक्षित होगी, और इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है ओएसएम में। लेकिन इसी सिस्टम के टेंडर को लेकर विवाद शुरू हुआ है। अब वो टेंडर टाइमलाइन क्या है, अब इन पे चर्चा करते हैं। जो सार्थक है उसके अनुसार यह पूरी कहानी 3 टेंडरों से जुड़ी हुई है। पहला टेंडर जो फरवरी 2025 में जारी हुआ, और दूसरा टेंडर जो मई 2025 में जारी हुआ, जिसमें कई कंपनियों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। लेकिन तकनीकी मूल्यांकन के बाद यह टेंडर रद्द कर दिया गया, जो मई 2025 में दूसरी टेंडर निकली थी। अब इसके बाद फिर तीसरा टेंडर निकलता है, जो कि अगस्त 2025 में निकलता है। और इस बार कोएम एडिटेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है कोएम एडिटेक, को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब सवाल यहीं से शुरू होता है और कि जो जांच है उसमें क्या क्या मिला। जो 500 के अलग अलग टेंडर डॉक्यूमेंट्स पढ़े, उसमें ये जांच में क्या मिला। तो ये सार्थक का दावा है कि दूसरे और तीसरे टेंडर के बीच कई जो रूल्स थे वो चेंज किए गए। पहला रूल जो चेंज किया गया वो ये है कि पहले नियमों में खराब प्रदर्शन, जो पहला रूल ये था जो पहले टेंडर में था, पहला जब निकला था, तो कि अधूरे प्रोजेक्ट का इतिहास वाली कंपनियों को बाहर किया जा सकता है। मीन्स पहला नियम ये था कि जो खराब प्रदर्शन, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन खराब प्रदर्शन या अधूरे प्रोजेक्ट्स का इतिहास है, मतलब हिस्ट्री है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे रद्द किया जाएगा। उस कंपनियों को मान्यता नहीं दी जा सकती। अब ये नए नियम में
ये प्रावधान हटा दिया गया है। ये सार्थक का दावा है। और जो दूसरा है, रूल नंबर 2 चेंज हुआ है कि पहले पहले कभी जो भी कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई हो और अयोग्य माना जा चुका हो तो उसे भी इसमें शामिल नहीं किया जा सकता था। लेकिन नए रूल में वो भी इसे बदल कर जो भविष्य में ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी उसको नियम चेंज करके ये कर दिया गया कि जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। और जो रूल नंबर 3 चेंज हुआ है वो है कि पहले CMMI लेवल 5 की इम्पॉर्टेंस थी, जो कि होता है CMMI मीनिंग होता है उसका कि कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल इंटीग्रेशन। अब ये CMMI जो है ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोसेस इफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। और इसको जब नया रूल बनाया गया तो इसके जो लेवल 5 थे उसको चेंज करके लेवल 3 तक कर दिया गया। अब जो अपना जो लेवल 4 है, लेवल 4 इसमें था कि पहले अपने डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर की आवश्यकता थी कि मतलब खुद जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, उसका खुद का डेटा सेंटर हो और डिजास्टर रिकवरी सेंटर भी हो। लेकिन बाद में ये चेंज करके कर दिया गया कि जो थर्ड पार्टी क्लाउड होस्टिंग को अनुमति दे दी गई। मीन्स कि जो कंपनी थर्ड पार्टी से भी डेटा सेंटर ले रही है, उसका डेटा सेंटर किसी थर्ड पार्टी के पास है, उसको भी अनुमति दे दी गई रूल नंबर 4 में। और रूल नंबर 5 ये है कि पहले सॉफ्टवेयर सोर्स कोड पर फुल कंट्रोल होना चाहिए था उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन वो भी शर्त हटा दी गई। तो सार्थक का कहना है कि इन बदलावों से कोएम्प्ट एडुटेक जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको फ़ायदा मिला है। और अभी जो कोएम्प्ट एडुटेक है इसकी हिस्ट्री पे पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं। सार्थक ने अपनी जांच में यह भी दावा किया है कि जो ये कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी है ये पहले था ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजीज़ के नाम से जाना जाता था। ये कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजी के नाम से। और जो ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आज के टाइम पे वो कोएम्प्ट एडुटेक है, उसने 2019 में तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का विवाद हुआ था इस कंपनी को लेकर। उस विवाद में ये था कि तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप लगे थे इस कंपनी पे और जांच समिति ने कई कंपनियों की और भी इशारा किया था। तो ये तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की विवाद में ये ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजी कंपनी रह चुका है जो अभी कोएम्प्ट एडुटेक के नाम से है। तो यही सार्थक सवाल उठाते हैं कि इस कंपनी की जो इतिहास है वो ये टेंडर देने से पहले इस मतलब हिस्ट्री को ध्यान में नहीं रखा गया और विवाद यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ जो साइबर सुरक्षा शोधकर्ताएं हैं, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी टीम, उन्होंने ये भी किया है कि जो OSM सिस्टम है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जैसे इसमें डेटा सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी और सिस्टम की जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो उस पर भी क्वेश्चन राइज हुए हैं। हालांकि इन दावों को स्वतंत्र पुष्टि सभी मामलों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस पे जांच होनी चाहिए। और ये तो सार्थक का अपना जो भी उसने टेंडर डॉक्यूमेंट्स पढ़े और ये जो भी हम लोगों के सामने निकाल के रखे हैं, ये उन्होंने अपने बात रखे। तो अब इस पे CBSE का जवाब क्या है उसको जान लेते हैं, जो कि दूसरा पक्ष है CBSE का। तो CBSE का ये कहना है कि ये जो इन आरोपों को खारिज कर दिया है सीधे तौर पे। CBSE का कहना है कि ये पूरी जो प्रोसेस थी टेंडर देने की वो एक गवर्नमेंट प्रोसेसर है, सरकारी खरीद नियमों के अनुसार की गई है। और बोर्ड ने ये भी कहा है, CBSE बोर्ड ने, कि जो टेंडर प्रक्रिया है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट है और इस पे जो भी आरोप लगे हैं वो भ्रामक है। तो CBSE का दावा है कि सुरक्षा और मूल्यांकन से जुड़े सभी इम्पॉर्टेंट मानकों का पालन किया गया है इस टेंडर को देने में। तो अभी फ़िलहाल हमारे सामने दो बातें हैं। एक तरफ सिद्धार्थ
जो विस्तृत जांच करके मतलब फुल्ली टेंडर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के जो कई सवाल उठाए हैं, और एक तरफ सीबीएसई जो कि इन सारे सवाल को डिनाई कर रही है, आरोप को गलत बता रही है। तो सच क्या है? क्या आगे कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इस पे जांच हो पाएगी? क्या इन सवालों का जवाब मिलेगा? क्या आने वाले समय बताएगा कि क्या सही था क्या गलत है? लेकिन एक बात तय है कि एक 12वीं की छात्र ने पूरे देश में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा शुरू कर दी है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप ज़रूर बताएं, और आप अपनी राय कमेंट में रखें, क्योंकि ये आने वाले जनरेशन फ्यूचर की बात है। ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों की फ्यूचर ख़राब हो जानी है। सो आप अपने कमेंट में बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो और आप इस पे क्या विचार रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।